ये दरअसल इसी सवाल पर मैं आ रहा हूँ ओंकारेश्वर जी। चिराग पासवान ने तो खुलकर हमला बोल दिया एक तरह से। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये संभव नहीं है। वो जानते हैं कि अगर वो इसका समर्थन करेंगे तो उनका पूरा वोट बैंक ही साफ हो जाएगा। क्या नीतीश और नायडू को इसकी चिंता नहीं होगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी को इसकी चिंता नहीं है कि ये नाराज हुए तो उनकी सरकार खतरे में पड़ जाएगी? क्या उनको इसकी चिंता नहीं कि 4 राज्यों में चुनाव होने हैं? क्या उनको इसकी चिंता नहीं कि अभी आगे और भी राज्यों में चुनाव होने हैं और ये एक बड़ा वर्ग है जिस पर विपक्षी दल ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं। एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर क्लेम कर रहे हैं और उनका क्लेम एक तरह से मजबूत हो गया है। मीनू जी ने सारी बातें लगभग क्लियर कर दी हैं कि अभी जस्ट इसके पहले ही कि ये लेटरल एंट्री के अपॉइंटमेंट शुरू हों, उससे पहले ये सरकार ने ये तय कर दिया कि साहब सरकारी विभागों में जो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, संघ की आइडियोलॉजी से, वो संघ के शाखाओं में जा सकते हैं और उनमें वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जाहिर है ये रास्ता खुल गया है कि जो भी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सरकार में ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग भी नहीं लेना चाहते हैं। वो दरअसल अपने से जुड़े हुए लोग, जो मोदी समर्थक हों, जो मोदी के फेवर के हों, ऐसे लोगों को लेने का वो प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे भी कंसल्टेंट्स बहुत सारे बहाल होते हैं। 2017 में जब नीति आयोग ने एक सिफारिश की थी कि बाहर से लोगों को लिया जाए, तो कंसल्टेंट्स बड़ी संख्या में बहाल होते हैं वहां भी और कई सारे में। आपने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का सिलसिला देखा है, एजुकेशन में शुरू हुआ है और बहुत सारे विभागों में जहां इन्होंने जो स्टैंडिंग पोस्ट थे, जो क्रिएटेड पोस्ट थे, वो खत्म किए हैं, उसके बाद वो कंसल्टेंट ही रखते हैं। आपको ये भी मालूम हो कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट में सिर्फ 2 लोग हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। उसमें भी अगर गृह मंत्री नहीं होते हैं तो बहुत सारे मामलों में प्रधानमंत्री को अधिकार है फैसले लेने का। ये जो अपॉइंटमेंट लेटरल वाला किया जा रहा है वो यूपीएससी के थ्रू। यूपीएससी में आपने देखा कि पहले जो सोनी थे उन्होंने इस्तीफा दिया, उस ये सब घपले घोटाले की चीजें आई, कई सारे विवाद खड़े हुए। तो जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं वो हर जगह मोदी जी चाहते हैं कि हमारा आदमी हो, मेरा आदमी हो, संघ का भी नहीं हो, मेरा आदमी हो। और वो चाहे हम यूपीएससी के थ्रू करें, एक चिट जाएगा और चिट जो है वहां से सिलेक्ट करके उसी को भेजेगा। अब ये सिलसिला शुरू क्यों हुआ है, ये कर क्यों रहे हैं आप? वैसे एज एन आइडिया ये कोई नया आइडिया नहीं है। 1965 में एआरसी बना था, उस समय से बात हुई। 66 में जब इसकी शुरुआत हुई, जिस समय मोरारजी देसाई उस कमेटी के अध्यक्ष थे, बाद में हनुमंतैया उसके अध्यक्ष बने जब मोरारजी देसाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। और शीतल जी ने बड़ा ठीक बताया कि इस देश में 2 बड़े एग्जाम्पल हैं, मनमोहन सिंह के और मोंटेक सिंह अहलुवालिया के लेटरल एंट्री के। लेकिन गौर करिएगा, इसमें फर्क है। ये लोग एडवाइजर के तौर पर आए थे और बाद में अपनी क्षमताओं, अपनी प्रतिभाओं के बदौलत वो उसमें एडजस्ट हुए या गवर्नमेंट में पोजीशन उनको मिलती गई। अभी आप जो क्या कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में इंजेक्ट कर रहे हैं। ये सिलसिला अमेरिका में चलता है, ट्रंप करते हैं तो वहां सिस्टम स्पॉयलर इसको कहा जाता है, कि जो स्पॉयल करता है सिस्टम को। उन्होंने आपने देखा होगा फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप ने इवांका ट्रंप को अपॉइंट किया था और कई पोजीशंस में अपॉइंट किया था, तो वहां इसी अधिकार के तहत किया था। कुछ और देशों में इसका वो होता है, पर इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि आज ब्यूरोक्रेसी में 20% से ज्यादा, अराउंड 21% सीट्स जो हैं वो खाली पड़ी हैं आईएएस आईपीएस की, सीनियर पोजीशंस की। 6,700 समथिंग जो सैंक्शन पोस्ट हैं, उसमें से 1,400 सीटें खाली हैं। और ये सिलसिला दूसरे विभागों में है। मैं नीचे की बात नहीं कर रहा हूं। आपको लगता है कि अगर सिस्टम में एक्सपर्ट नहीं है तो पिछले 10 साल में आपने सिस्टम को दुरुस्त करने का या आईएएस आईपीएस को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देने का क्या प्रयास किया? आप तो आज भी जो है, एक व्यक्ति जो आईएएस बन के आता है उसको कहीं आप रिजर्व बैंक में बिठा देंगे, किसी ऐसे एक्सपर्ट डिपार्टमेंट में बिठा देंगे जिसकी उसकी कोई जानकारी नहीं। वो 2 साल 3 साल उसको समझने में लगाता है, उसके बाद वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है।
और इसी वजह से बजाय इसके कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर ध्यान दें, आपने तो स्वयं अपने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ही आपने 5-5 साल से लोगों को कंटिन्यू कर रखा है। इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस देश में बाहर से लेटरल एंट्री में भी लोगों को लिया जाए, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एतराज इस बात का है कि उसमें इंटेंशन क्या है। आज जो मैंने बताया कि इतने जो पोजीशन खाली हैं, उसमें 49 ओबीसी के सीट्स हैं, उसमें 27 जो है एसटी के और एससी के और एसटी के 7 सीटें खाली पड़ी हैं। उनको भरने के लिए आप क्या कर रहे हैं? 10 लाख से ज्यादा पोस्ट जो हैं लगभग, वो पूरे उसमें सिस्टम में जो गवर्नमेंट के जॉब्स हैं वो खाली पड़े हैं। 3,300 समथिंग सीटें इसमें ब्यूरोक्रेसी में खाली पड़ी हैं। तो ये लैटरल एंट्री से 40-50 लोगों को लेके उसमें भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हो रहा है। ये कि ये लोग जो आ रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी एक ऐसी पोजीशन है जिसके पास पावर्स होते हैं। अब वो थोड़े उसको मालूम है 3 से 5 साल हमको रहना है, तो वो गवर्नमेंट में कॉन्टैक्ट बनाता है, गवर्नमेंट के सिस्टम के अनुसार ढल जाता है और वापस जाके अपना काम गवर्नमेंट से निकालता है। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? पिछले 2018 में जो आपने अपॉइंटमेंट किए थे, उससे क्या चेंजेज आए? आपको सरकार को ये रखना चाहिए एक व्हाइट पेपर कि ये हैं इसके फायदे और इस तरह से, और उससे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आपके अधिकांश बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस हैं जो करप्शन से लेके बहुत सारे मामलों में सस्पेंड हो रहे हैं और डिसमिस हो रहे हैं? तो ये एक ओवरऑल जो है डिस्कशन का और उसका मुद्दा है। आप इस देश में अगर ओबीसी एक फैक्ट है, एससी एसटी एक फैक्ट है, तो आपको कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, उनको लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो चंद्रबाबू नायडू को भी जवाब देना मुश्किल होगा और नीतीश कुमार को भी जवाब देना मुश्किल होगा। जिस तरह से चिराग पासवान ने कह दिया है, अंदर में बाकी दलों में भी उसी तरह से असंतोष है। कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और 45 लोगों के चक्कर में 45 करोड़ पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये मोदी जी को ध्यान देना है, देखना है कि इसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, और कहीं वो सरकार के लिए अस्थिर करने की कोई वो रीजन न बन जाए।